हमारे रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय जी भट्ट, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरिकुमार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज जी पांडे, डिफेंस सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, सेक्रेटरी डीआरडीओ, एयर मार्शल संदीप सिंह, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ श्री संजय याजू, एडिशनल सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सभी ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, इंडस्ट्री लीडर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स और बडिंग एकेडमिशियंस, डेलीगेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, मेरे मीडिया के मित्रगण, देवियों व सज्जनों, आज यह डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंस इस इवेंट में मैं आप सभी के बीच यहां उपस्थित हूं। डिफेंस सेक्रेटरी ने आप सबका स्वागत किया है, लेकिन यहां पर बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग जिन्होंने कि ऐसा करिश्मेटिक काम किया है कि मुझे लगता है कि मेरे द्वारा भी इनका स्वागत किया जाना चाहिए। इसलिए मैं अपनी तरफ से भी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कई सिस्टम्स और इक्विपमेंट्स की एग्जीबिशन मैंने देखी है इस डायस पर आने के पहले। मैं आश्वस्त हूं कि हमारी आर्म फोर्सेस, डीआरडीओ, डीपीएसयूज, इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स फ्यूचरिस्टिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी को अपनी ओर से पुनः हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ भविष्य के लिए आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। वैसे तो आर्टिफिशियल वर्ल्ड को बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। आर्टिफिशियल फ्लावर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या फिर लोगों के आर्टिफिशियल नेचर, आज के बारे में बातें होती रहती हैं। प्रायः बातें होती हैं कि आर्टिफिशियल चीजें दिखावटी और निरर्थक होती हैं। यह दूसरी बात है कि इसके बावजूद इंसान अपने आप को इनसे अलग नहीं रख पाता है। कहने का अर्थ, रियल और नेचुरल चीजों के सामने आर्टिफिशियल चीजों की अहमियत नहीं दी जाती है, या दी भी जाती है तो बहुत ही कम दी जाती है। पर वास्तव में हम देखें तो आर्टिफिशियल वस्तुओं के निर्माण की क्षमता इंडियन सिविलाइजेशन के विकास का एक प्रमुख कारण भी रही है। प्रारंभ में मनुष्य ने कृषि के लिए यंत्रों का विकास किया जो कि आर्टिफिशियल था। परिवहन के लिए जो व्हील्स होती हैं, पहिए, इनका विकास किया, वह भी आर्टिफिशियल था। इस प्रकार की कई इन्वेंशंस हुए। इसी प्रकार से अनेक प्रकार की दवाएं हैं, कार है, हवाई जहाज है और इसी तरह की बहुत सारे अन्य मशीनें भी हैं जिन्होंने सभ्यता को आगे बढ़ाने में मदद की, और सारी की सारी लगभग आर्टिफिशियल ही हैं। पहले मानव ने अपने इंटेलिजेंस से सिंपल आर्टिफिशियल गुड्स का विकास किया और अब मानव इस स्तर पर पहुंच गया है कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट मैं समझता हूं सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण यह पड़ाव है। साथियों, अरेबियन नाइट्स के किस्सों में हमने फ्लाइंग कारपेट के बारे में सुना है जो मन के इशारों से उड़ती थीं। ग्रीक कथाओं में टैलोस के बारे में भी हमने सुना है जो ब्रॉन्ज का बना वॉरियर था और खुद की समझबूझ से, बहादुरी से वह युद्ध भी करता था। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रगति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वह दिन दूर नहीं जब ऐसी कल्पनाएं हमारे सामने साकार रूप से उपस्थित रहेंगे। साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास करके मानव ने फिर यह साबित कर दिया है कि वह सृष्टि के बाकी क्रीचर्स यानी प्राणियों से वह श्रेष्ठ है। अब तक ज्ञात इतिहास में देखा गया है कि बाकी जीव जंतु नेचर द्वारा दिए गए मस्तिष्क और गुणों का श्रेष्ठ उपयोग करने में भले सक्षम हों, पर उन गुणों के आधार पर न्यू कैपेबिलिटीज को क्रिएट करने में वह सक्षम नहीं है। पर मानव ने अपने विकास के क्रम में यह शक्ति अर्जित की है कि वह संचित ज्ञान को यूज करके न्यू कैपेबिलिटी डेवलप या क्रिएट करने में सक्षम होता है। वह नई चीजें सोच भी सकता है, उसे अभिव्यक्त भी कर सकता है
और अपनी अभिव्यक्ति को सहेज कर रखने के लिए तमाम यंत्रों का वह आविष्कार भी कर सकता है। और अब तो इंसान एक कदम और आगे बढ़ गया है। अब वह केवल नॉलेज के क्रिएशन या रिप्रोडक्शन ही नहीं है, बल्कि नॉलेज को क्रिएट करने वाले ब्रेन और इंटेलिजेंस को क्रिएट करने की दिशा में बहुत ही आगे बढ़ चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास इसका एक बड़ा प्रमाण है और मानवता के विकास की दिशा में यह निश्चित ही एक बड़ा, और केवल बड़ा ही नहीं मानता बल्कि मैं एक क्रांतिकारी कदम मानता हूं। साथियों, इस एग्जीबिशन को मैं ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत के महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन के तौर पर देखता हूं। और यहां मुझे मोरबैक्स पैराडॉक्स याद आ रहा है, जिसके अनुसार जो काम या जो कैलकुलेशन मानव के लिए अत्यंत कठिन होती हैं, वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अत्यंत सरल हो जाती है। पर जो काम मानव के लिए अत्यंत सहज और सरल होता है, वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अत्यंत कठिन होता है। जैसे बड़ी सी बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना, जो मानव के लिए कठिन कार्य है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यह चुटकियों का काम है। पर एक छोटे बच्चे की चेतना और संवेदना उसमें नहीं आ सकती है। या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड इक्विपमेंट के लिए एक बच्चे की तरह उछल कूद कर सीढ़ियां चढ़ने का कार्य भी यह अत्यंत दुरूह है, कठिन है। यानी मानव के पास चेतना, संवेदना यह है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़े से बड़े मैथमेटिकल, लॉजिकल और एनालिटिकल टास्क पूरे करने की कैपेसिटी है। इन सब का जिक्र मैं यहां क्यों कर रहा हूं? कहना मैं यह चाहता हूं कि मानव की चेतना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता दोनों मिलकर ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं जो अब तक सोचा भी नहीं गया है। और यह कॉम्बिनेशन डिफेंस सेक्टर में आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। हमें इस पर सोचने और काम करने की भी जरूरत है। साथियों, आज शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां पर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका न हो। शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो। मेडिकल सेक्टर में देखें तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स मेडिकल और हेल्थ केयर डाटा के एनालिसिस और प्रेजेंटेशन में बखूबी किया जा रहा है। नई नई मेडिसिन और डिस्कवर करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यदि देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ओवरऑल हार्वेस्ट क्वालिटी इंप्रूव करने में सहायक हो रहे हैं, जिसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी फार्म्स में, प्लांट्स में डिजीज, पेस्ट और पुअर न्यूट्रिशन डिटेक्ट करने में भी सहायक हो रही है। इसी तरह ट्रेड, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट और अन्य अनेक क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। मुझे बताया गया है कि लंदन के एक चर्च और जापान के क्योटो में स्थित कोदाइजी टेम्पल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड रोबोट्स लोगों को धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। ऐसे में हमारा डिफेंस सेक्टर भी इससे अछूता कैसे रह सकता है? साथियों, रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन से बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब तक जहां युद्धों में मानव की पूरी भागीदारी होती रही है, वहीं आर्टिफिशियल एप्लीकेशन की सहायता से ऐसे नए ऑटोनोमस वेपन्स और सिस्टम्स का विकास हो चुका है जो ह्यूमन कंट्रोल के बिना भी अपना लक्ष्य भेदने में और दुश्मन के इस्टेब्लिशमेंट्स को नष्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड मिलिट्री डिवाइसेस बड़ी मात्रा में डाटा को इफिशिएंटली संभालने में भी सक्षम है। ट्रेनिंग और सिमुलेशन को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से बेहतर बनाया जा रहा है, जो सोल्जर्स की ट्रेनिंग में बहुत ही सहायक भी सिद्ध हो रहा है। आने वाले समय में ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजीज का प्रयोग भी इफेक्टिव तरीके से किया जा सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, मुझे यह देखकर बेहद खुशी हुई है कि हमारी आर्म फोर्सेस, डीआरडीओ, डीपीएसओस और इंडस्ट्रीज डिफेंस सेक्टर में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए अनेक प्रकार के कदम उठा रहे हैं
और पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत सरकार ने सोशल वेलफेयर और नेशनल सिक्योरिटी में सहायक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड एप्लीकेशन पर गंभीरता से ध्यान दिया भी है। इस दिशा में रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने वर्ष 2018 में नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन की स्टडी के लिए एक टास्क फोर्स गठन करने जैसी महत्वपूर्ण एक पहल की थी। और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफेंस सेक्टर का इंटीग्रल पार्ट बनाने के लिए हमने टास्क फोर्स के सजेशंस को भली बात इंप्लीमेंट भी किया है। इसी क्रम में डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काउंसिल और डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट एजेंसी का गठन भी किया गया है। आज जब हमारी सर्विसेज फ्यूचर वॉरफेयर की रूपरेखा पर विचार कर रही हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए वेपन्स और अदर सिस्टम्स का भी विकास किया जा रहा है। सर्विसेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस को तेजी से बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन पर कई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय के महत्वपूर्ण इनिशिएटिव आईडेक्स के अंतर्गत भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर कई चैलेंजेस दिए जा चुके हैं। इसमें कुछ की मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट, नंबर 2 अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस, नंबर 3 सैटेलाइट इमेज एनालिसिस और नंबर 4 फ्रेंड और फो आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से जुड़े चैलेंजेस ये प्रमुख हैं। इसके अलावा साथियों हम देखें तो कटिंग एज आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए हमारी एकेडमिया को विभिन्न एमओडी रिसर्च बोर्ड्स, डीआरडीओ और डीपीएसयू द्वारा सपोर्ट भी किया जा रहा है। डीआरडीओ द्वारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड प्रोजेक्ट्स और डेयर टू ड्रीम इस कंटेस्ट के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रगति के यानी प्रोग्रेस के प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए देश भर में अनेक डिफेंस इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस स्थापित किया है, जिसमें से कई सेंटर्स के चार्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रमुखता से शामिल है। इसी तरह के अनेक प्रयास मंत्रालय द्वारा किए जा रहे हैं, जो कि डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं। साथियों, हमारे यहां रिमोट पायलटेड अनमैन्ड एरियल व्हीकल आदि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस के इनकॉर्पोरेशन की शुरुआत भी की जा चुकी है और हमें इस दिशा में और आगे बढ़ने की जरूरत है, जिससे हम ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स को डेवलप कर सकें। और मैं समझता हूं हमारे डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा एनालिटिक्स जैसे टेक्नोलॉजीज का टाइमली इन्फ्यूजन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि हम टेक्नोलॉजिकल कर्व के कहीं पीछे न रह जाएं और सर्विसेज के लिए टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक लाभ उठाने में हम सक्षम हों। साथियों, आज यहां पर पब्लिक सेक्टर के साथ इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स आदि के रिप्रेजेंटेटिव्स एक साथ यहां पर मौजूद हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता के बारे में आप सोचें, फर्म कन्विक्शन के साथ सोचें। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। मुझे यहां रशिया के प्रेसिडेंट श्री व्लादिमीर पुतिन का एक कथन यहां पर याद आता है, जो उन्होंने कुछ समय पहले कहा था। आप सभी जानते हैं कि रूस एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है और साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ा है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में वहां के प्रेसिडेंट का कुछ कहना यह मैं एक महत्वपूर्ण मानता हूं। उन्होंने जो कहा था उसकी मैं यहां पर चर्चा करना चाहता हूं। Whoever becomes the leader in this sphere, whoever becomes the leader in this sphere will become the ruler of the world। और जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में संभावनाएं दिख रही हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी मैं कहना चाहूंगा, भारत दुनिया का रूलर नहीं बनना चाहता है। भारत ने तो सदैव वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। यह मैसेज भारत ने दिया है, हम इसमें यकीन रखते हैं और पूरी दुनिया को अपना परिवार भारत मानता है।
और दुनिया पर राज करने की हमारी कभी भी मंशा नहीं रही है। पर कोई और देश आकर भारत पर राज करने की न सोचने लगे, इसके लिए हमें अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की कैपेसिटी डेवलप करनी ही पड़ेगी। इसलिए आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सभी इस दिशा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ें। साथियों, हमें अपने वर्तमान के साथ साथ भविष्य को देखने की भी जरूरत है। जैसा कि मैंने अभी कहा, रक्षा मंत्रालय हमारे माननीय प्रधानमंत्री के विजन मेकिंग इंडिया या ग्लोबल हब फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साकार करने के लिए अनेक कदम उठा रहा है और हमारी सर्विसेज, डीआरडीओ, डीपीएसयूज, स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री आदि डिफेंस के लिए इनोवेटिव और इंडिजिनस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन प्राप्त करने की सार्थक प्रयास कर रही हैं और मेरा विश्वास है कि हम इसी तरह आगे बढ़ते रहें तो निश्चित ही आने वाले समय में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक होंगे। और मैं तो वह स्वप्न देख रहा हूं ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत जल्द से जल्द दुनिया का सबसे अग्रणी देश बन जाए, मैं वह स्वप्न देख रहा हूं। और हमारा देश इनोवेटिव माइंड, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग और इन सबसे ऊपर नेशन बिल्डिंग में योगदान देने की इच्छा रखने वाले युवाओं से भरा हुआ है। ऐसे में यह बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले समय में हम अपने राष्ट्र के साथ साथ दुनिया की टेक्नोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने की ओर अग्रसर हों। हालांकि डिफेंस मिनिस्ट्री के जितने ऑर्गेनाइजेशंस का मैंडेट फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज डेवलप करना है, पर इसका स्पिन ऑफ बेनिफिट सिविलियन सेक्टर को भी मिल सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और साथियों, आज जब विज्ञान की इस महान शाखा में हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें कुछ खास जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखना ही होगा। हमें ध्यान रखना होगा कि मानवता के प्रति, ह्यूमैनिटी के प्रति हमारा ऐतिहासिक दृष्टिकोण रहा है, एक हिस्टोरिकल विजन है हमारा, और हमारे देश का योगदान क्या रहा है, इस बात की भी हमको जानकारी होनी चाहिए। इस देश ने हमेशा दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया है और आज के समय में यह पाठ और अधिक रेलेवेंट होता जा रहा है। दुनिया में स्थितियां कैसी हैं, उस पर अधिक बात करने की जरूरत नहीं है। एक ओर मानव विकास की नई नई ऊंचाइयां छू रहा है तो दूसरी ओर गरीबी, भूखमरी और विस्थापन से संबंधित समस्याएं भी बरकरार हैं। साथियों, आज वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस और विश्व के अनेक ऐसी संस्थाएं और संगठन ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर्स को टैकल करने, फेमिन आदि नेचुरल डिजास्टर्स का पूर्वानुमान करने और मास माइग्रेशन के कारकों का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन के इस्तेमाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें भी अपनी रक्षा और सुरक्षा के साथ साथ मानवता और विश्व शांति की दिशा में भी सोचने की जरूरत है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इथिक्स, यहां मैं चर्चा करना चाहूंगा, इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इथिक्स और इसके संभावित खतरों के बारे में भी प्रारंभिक अवस्था में भी हमें सोचने की जरूरत है। जब भी समाज में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो सोसाइटी को उसके अनुसार अपने सोशल, पॉलिटिकल एवं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और इथिकल स्टैंडर्ड्स में बदलाव लाने में समय लगता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो आजीविका के लिए गांवों से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन शहरों की तरफ हुआ। परिणाम यह हुआ कि लेबर का बड़े भयानक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी शुरू हुआ। चूंकि ट्रेडिशनल सोसाइटी में इस तरह की सिचुएशन हैंडल करने के लिए न ही कोई एथिक्स थे और न ही कोई रूल रेगुलेशन थे, ऐसे में नई परिस्थिति के अनुसार ढलने में दुनिया को एक लंबा वक्त लग गया। धीरे धीरे देशों में लेबर के हितों और अधिकारों को लेकर कानून बने, उनकी सेफ्टी, वेजेस या फिर संडे हॉलिडे आदि की व्यवस्थाएं भी हुई। इन सब में 100 से ज्यादा वर्ष लग गए।
कहने का अर्थ, समाज में जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके अनुरूप ढलने में समाज को वक्त लगता है और इस ट्रांजिशनल फेज में समाज में असहज स्थिति भी उत्पन्न होती है। और साथियों, आप लोगों को जानकारी होगी कि 19वीं सेंचुरी में जब नई नई टेक्नोलॉजी वाली मशीनें आई तो उनका जमकर विरोध भी हुआ था कई देशों में, और इसी दौरान लुडाइट मूवमेंट भी शुरू हुआ था, जो नई टेक्नोलॉजी और मशीनों को लोगों की दुर्गति के कारण मानता था। इसे मानवता विरोधी माना गया और इसके विकास को अवरुद्ध लोग करना चाहते थे। यहां तक कि इस ग्रुप से जुड़े लोगों ने कई जगहों पर फैक्ट्रीज पर हमला करके मशीनों आदि को भी नष्ट कर दिया था। पर समाज में टेक्नोलॉजीज का आगमन घड़ी की उन सुइयों के समान है, जो एक बार आगे बढ़ गई तो उनका वापस होना यह असंभव होता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में भी यदि मैं कहूं तो हम इसके विकास को रोक तो नहीं सकते, न ही हमें रोकने का प्रयास भी करना चाहिए, पर इसको लेकर हमें सावधान भी रहने की जरूरत है। कोई भी टेक्नोलॉजी जो जितना बड़ा चेंज लाती है, उसका संक्रमण काल यानी ट्रांजिशनल फेज भी उतना ही बड़ा और गंभीर होता है। चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मैसिव चेंज लाने वाली टेक्नोलॉजी है, ऐसे में समाज में लीगल, इथिकल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अपहीवल की स्थितियां भी सामने आ सकती हैं। उसके लिए भी हमें पहले से ही तैयार रहना है। हालांकि मैं बड़ा आशावादी हूं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को भी सकारात्मक नजरिए से ही मैं देखता हूं, पॉजिटिवली से देखता हूं। फिर भी इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर कुछ आशंकाएं हैं तो उसके बारे में हमें चिंतित होने के बजाय उन पर अभी से ध्यान रखने की जरूरत है। और हमें ध्यान क्या रखना है, इस पर मुझे बचपन में पढ़ी एक पंचतंत्र की कहानी है, उसकी यहां पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। किसी समय 4 ऐसे राजकुमार थे जो गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके वापस लौट रहे थे। रास्ते में उनको एक बोन का टुकड़ा, एक हड्डी का टुकड़ा दिखाई दिया। सबने सोचा कि जो भी शिक्षा हमने प्राप्त की है विद्यालय में, अपने यहां गुरुकुल में अथवा जहां भी वो प्राप्त की है, हम यहां पर उसका जो है हम प्रयोग करना चाहेंगे। तो एक ने कहा कि हम इस बोन को तो पूरी तरह जो भी ज्ञान प्राप्त किया उसको स्केलेटन में बदल सकते हैं। दूसरे राजकुमार ने कहा कि हम तो इस स्केलेटन पर मांस मज्जा मानी यह सब सारा जो है ये हम जो है उस पर जो है बना सकते हैं। तीसरे ने कहा कि हम तो इसमें प्राण भी फूंक सकते हैं। और हड्डी किसकी थी? हड्डी वह शेर की थी, लायन की वह हड्डी थी। लेकिन चौथा राजकुमार बहुत बुद्धिमान था, उसने वह यह सब होता रहा लेकिन उसने अपने को अलग रखा था। तो हमें ध्यान बस इतना रखना है कि जितना कि छोटे राजकुमार ने रखा था, यानी इसका दुरुपयोग किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, यह मैं कहना चाहता हूं। और हमें बड़ी सावधानी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में यह कहीं हमारे ही हाथों से बाहर न निकल जाए। हमें इसका प्रयोग मानवता के कल्याण, विकास और शांति के लिए करना है। कहीं ऐसा न हो कि इस पर न्यूक्लियर पावर की तरह किसी एक देश या देशों के समूह का प्रभुत्व स्थापित हो जाए और बाकी लोग इससे वंचित रह जाएं। और इसका डेमोक्रेटिक यूज हो, हमें इसे भी सुनिश्चित करने पर विचार करना होगा। मुझे विश्वास है कि हम जिन नए संकल्पों के साथ अपनी यात्रा की यह शुरुआत कर रहे हैं उसमें पूरी तरह सफल होंगे और अपनी रक्षा सुरक्षा के साथ साथ मानवता के कल्याण की दिशा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग को हम सुनिश्चित करेंगे। अंत में मैं आप सबको इस इवेंट की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही आपके प्रयासों की सफलता के लिए भी आपको शुभकामनाएं देते हुए और जो कुछ भी आपने किया है उसके लिए बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Raksha Mantri ji has a very important commitment, but I'll just quickly, on behalf of all of you, he has given us